गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हुआ, चेहरा नहीं दिखा? ये देखो, ये आ गया मैं देखो आपके सामने फिर से मुंह उठा के। कैसे हैं आप सर? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ विष्णु शौकरिया और मैं आपके लिए लेके आया हूं फिर से गणित का एक बहुत बढ़िया टॉपिक, चतुर्भुजों को समझना। तो बच्चों, हमारे चैनल का नाम है वीडी मैथ्स पॉइंट। टेलीग्राम पे बच्चों मैं इसी नाम से हूं। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा दबा के लाइक शेयर और कमेंट करो ताकि अपना चैनल जल्दी जल्दी ग्रो करे और मैं आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला पाऊं। और बच्चों मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8947878501। बच्चों आप मुझे इस पे मैसेज करके व्हाट्सएप करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है स्टडी से रिलेटेड वो मुझे आप पूछ सकते हो। मैं आपको उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों कल हमने बात की थी प्रश्नावली 2.6 थी, वो अध्याय 2 खत्म ही हो गया था, एक्सरसाइज 2। तो उसका लास्ट टॉपिक जो था वो 2.6 ही था, उसमें हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। और बच्चों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3 के बारे में, एक्सरसाइज 3 के बारे में। एक्सरसाइज 3 में बच्चों हमें दिया है चतुर्भुजों को समझना। हमारे चतुर्भुजों के बारे में उसने जानकारियां प्रदान की है। हमें क्या करना है, चतुर्भुजों की वो जानकारियां ग्रहण करनी है, बेसिक्स उसके जानने हैं, उसके आधारभूत संरचनाएं देखनी है ताकि हम उस प्रश्नावली को अच्छे से कवर कर पाए। तो बच्चों ये बहुत ही इजी प्रश्नावली है। आप जैसे कहीं पे भी चित्र बना लेते हो ना, घुमा फिरा के, पैर उठा के, ठूंस के, किसी भी कर के, तो वो सारे चित्र इसमें आएंगे। तो वो उन चित्रों के बारे में जानना है और समझना है कि ये चित्र कैसे कैसे कहां काम आते हैं, कौन सा साधारण है, कौन सा बंद है, कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल है। तो इन्हीं चीजों के बारे में है। तो बच्चों आओ समझते हैं। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3 है और चतुर्भुजों को समझना हमारे पास आज का प्रकरण है। बच्चों पहले आपको इन दो शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त होना बहुत जरूरी है। एक तो होता है शब्द समतल, दूसरा होता है उबड़ खाबड़ या असमतल। इसको हम असमतल भी बोलते हैं। पहला शब्द है बच्चों समतल, दूसरा है उबड़ खाबड़ या असमतल। बच्चों समतल क्या होता है? समतल क्या होता है बच्चों? समतल वो होता है इसमें प्रत्येक तल कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। जैसे ये बोर्ड है, हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड है ना, इसका तल कैसा है? बिल्कुल समतल। कैसा है? समतल। समतल। और जैसे बच्चों हमारे पास ये कॉपी है, क्या है? ये कॉपी है, इसका एक तल कैसा है? बिल्कुल समतल। इस समतल है तभी तो हम इसमें लिख पाते हैं ना। तो ये कैसा है? समतल। इसको आप देख सकते हो, समतल का उदाहरण है। कैसा होता है समतल? ऐसा बिल्कुल, जिस पे हम हाथ फेर दें तो बिल्कुल ऐसे सीधा सपाट हमें महसूस हो, तो वो होता है बच्चों समतल। जिसके प्रत्येक तल कैसा हो? समान हो, वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल समान हो, एकदम फ्लैट। समझ रहे हो? और उबड़ खाबड़ क्या होता है? असमतल क्या होता है? उबड़ खाबड़, आप पहाड़ों की तरफ गए हो तो पहाड़ों में क्या होता है? पत्थर होते हैं, तो वो क्या होती है? जमीन बिल्कुल उबड़ खाबड़ होती है, कहीं से ऊपर, कहीं से नीचे, फिर गड्ढा, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो वो जमीनें कैसी है? उबड़ खाबड़। तो बच्चों समतल और उबड़ खाबड़ में आपको अंतर पता लग गया होगा। बच्चों समतल के उदाहरण में क्या ले सकते हैं? कागज ले सकते हैं ना। कागज कैसा होता है? समतल होता है। जैसे बच्चों ये कागज है, कैसा है? कैसा है ये? समतल है ना, ये एक प्रकार से। ठीक है ना? समझ में आया ना समतल क्या होता है? समतल का उदाहरण ले सकते हैं हम एक कागज। इसके बाद बच्चों हमारा पहला प्रकरण है, क्या है पहला प्रकरण? सरल वक्र। क्या है? सरल वक्र। क्या होता है सरल वक्र? सरल वक्र क्या होता है बच्चों? क्या होता है सरल वक्र? बताओ, देखिए किसी को पता है तो पता है, किसी को सरल वक्र क्या होता है? नहीं पता? सरल वक्र मैं बताता हूं आज आपको क्या होता है। क्या होता है सरल वक्र? आपने क्या किया? पेन लिया, कलम, ठीक है, पेन लिया, उसको एक बिंदु पे रखा ऐसे, ठीक है। रखने के बाद क्या किया? आपने उसको गाड़ी बना के चलाने लग गए। ऐसे ऐसे चल रहा है वो। कैसे चल रहा है? ऐसे 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 चले जा रहा है वो, चल रहा है, इधर भी चल रहा है। और यहां लाके आपने गाड़ी को क्या कर दिया? रोक दिया। तो ये बच्चों आपके लिए क्या हो गया? एक सरल वक्र। कैसे पता लगा कि ये सरल वक्र होगा? बच्चों सरल वक्र वो होगा जिसमें अगर आपने एक बार पेन जहां रखा और आपने पेन को बिना उठाए जो भी चित्र बना दिया ना, वो भले ही कैसा ही हो,
जो भी चित्र आपने बना दिया ना वो क्या होगा, क्या होगा वो सरल वक्र। इसमें क्या होता है सरल वक्र में, इसमें आपने जो पेन का एक बार स्टार्ट कर दिया ना चित्र बनाना पेन से, तो वो अंतिम चरण पे जाके रुकेगा, बीच में नहीं रुकेगा। अगर आपने बीच में पेन उठा लिया तो वो सरल वक्र वहीं खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ तक ऐसे करके यहाँ तक गया और मैं यहाँ तक नहीं जा पाता, मैं यहाँ पेन उठा देता, तो इसके लिए ये अलग सरल वक्र हो गया और फिर ये अलग सरल वक्र हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है सरल वक्र। वक्र का बच्चों वक्र क्या है, वक्र कर्व, वक्र को अंग्रेजी शब्द है कर्व, इजी कर्व है बच्चों। ये क्या है इजी कर्व, CURVE कर्व है। कर्व का अर्थ होता है वक्र, और वक्र है क्या, वक्र का अर्थ है बच्चों टेढ़ा मेढ़ा। क्या है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। कटिंग तो सब करवाते हो आप, हेयर कट करवाते हो ना, तो आपको पता हो तो 2011-12 के आसपास है ना एक हेयर कट चला था, कौन सा जिगजैग, कौन सा चला था जिगजैग। तो वो जो जिगजैग कटिंग था ना उसको टेढ़ा मेढ़ा कटिंग ही बोलते थे। उसमें क्या करते थे, बालों को कहीं से बड़ा कर दिया कहीं से छोटा रख दिया, वो कैंचियां लगाती थी उसके बीच में से ऐसे निकले होते थे खूंटी ज्यादा ना, तो वो उससे तो वो जिगजैग थी। कैसी थी जिगजैग। तो वक्र का क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा, ये टेढ़ा मेढ़ा है ना, सीधा नहीं है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बच्चों हम लेते हैं सरल वक्र का। जैसे हमने एक लाइन खींची ऐसे, कैसे खींची ऐसे, हम यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक चले गए, यहां से स्टार्ट हुए यहां तक चले गए, तो ये भी क्या है, क्या है ये सरल वक्र। आप इसे सरल रेखा भी बोल सकते हो। इसमें कितने दो सरल रेखाएं हैं, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आप इसे क्या बोल सकते हो, ये भी आपके लिए क्या होगा सरल वक्र होगा, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, पेन को अगर एक बार रख दिया तो अंतिम यहां तक आगे रुक रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं तो हो ही सकती है सरल वक्र में। इसे तो सीधी सीधी रेखाखंड है ना, ये तो रेखाखंड है, ये भी किसमें गिनती आते हैं सरल वक्र में ही, इनको भी सरल वक्र में ही गिनते हैं। अब बच्चों सरल वक्र तो हो गया, लेकिन अब सरल वक्र कुछ तो ऐसे होंगे जो बंद होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो खुले होंगे। अब सरल वक्र में बंद सरल वक्र और खुले सरल वक्र, इनको कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, आओ देखते हैं। सरल वक्र में बच्चों दो प्रकार है, सरल बंद वक्र। तो वक्र कैसा होगा, एक तो सरल बंद वक्र होगा और एक कैसा वक्र होगा सरल खुला वक्र होगा। तो उदाहरण देखेंगे इनके, सरल बंद वक्र तो कैसा होता है और सरल खुला वक्र कैसा होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक त्रिभुज, मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, इधर आया और यहाँ ऊपर वापस आ गया, तो एक बिंदु से शुरू होके वापस उसी बिंदु पे आ गया ना। तो ये कैसा वक्र होगा, सरल बंद वक्र। बंद कैसे, आप इसके अंदर की तरफ देखो, कहीं पे यहाँ पे ऐसी जगह है क्या जिसमें से आपको अंदर, अगर अंदर छोड़ दूं मैं तो आप बाहर निकल सकते हो क्या इससे? नहीं। अगर मैं आपको इसके अंदर छोड़ दूं ना तो आप बाहर निकल नहीं पाओगे, क्योंकि चारों तरफ से दीवारें क्या है, बंद है। इसमें कोई एक गेट होना जरूरी था, ये तो मुझे कालकोठरी में घुसा दिया आपने। ठीक है, इसके अलावा और कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है क्या, ये भी कैसा वक्र होगा, सरल बंद वक्र होगा ना। इसमें से भी अगर, इसमें भी अगर आपको मैं यहाँ पे जंजीरों से बांध के पकड़ के बैठा दूं, अगर मैं आपको जंजीरों से बांध के बैठा दूं इसमें, तो क्या इसमें से भी आप बाहर निकल सकते हो क्या? क्योंकि इसमें कोई दरवाजा ही नहीं है, अगर दरवाजा नहीं है तो आप बाहर नहीं निकल सकते। ये कैसे बनाया गया होगा, मैंने आपको क्या, पहले दरवाजा था, मैंने आपको उसके अंदर छोड़ दिया ले जाके वर्त के अंदर, और फिर मैंने परमानेंट एक वहां पे दीवार बनवा दी, तो ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो कैसा वक्र है ये, सरल बंद वक्र। अब सरल खुला वक्र की तरफ चलते हैं। सरल खुला वक्र, ये भाई साहब हमने ऐसे बनाया एक ले जाके और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये क्या है, अगर अब मैं आपको यहाँ पे छोड़ा हूँ उसके अंदर ले जाके, तो आप बाहर निकल सकते हो ना वापस, क्योंकि ये कैसा वक्र है, खुला वक्र है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बंद नहीं हो रहा है, इसलिए कैसा वक्र हो गया, ये सरल खुला वक्र। अगर और बताऊं मैं आपको, जैसे मान लो मैंने एक चित्र लिया, ऐसे करके ऐसे जाके ऐसे गया और ऐसे यहाँ पे आके, तो अब ये कैसा वक्र है, सरल खुला वक्र। इसमें सरल माने एक बिंदु से स्टार्ट होकर हम जा तो रहे हैं कहीं ना कहीं अंतिम चरण पे, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं, वक्र को बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए कैसा वक्र हो जाएगा, सरल खुला वक्र। तो सरल वक्र में दो प्रकार हैं, ये सरल बंद वक्र और सरल खुला वक्र।
अब बच्चों हम बात करते हैं किस पे, बहुभुज पे। किस पे बात करेंगे, बहुभुज क्या होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे बहुभुज पे कि बहुभुज क्या होता है, पॉलीगॉन क्या है। आओ बच्चों बहुभुज देखते हैं क्या होता है। बहु, बहु का अर्थ होता है बच्चों बहुत, बहु यानी बहुत या अनेक, और भुज का अर्थ होता है भुजाएं। क्या होती है, भुजाएं। ठीक है, जिसमें अनेक भुजाएं होगा क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। देखते हैं, देखिए इसको हम अगर हम किताबी परिभाषा के रूप में देखना चाहे तो हम देख सकते हैं, केवल रेखाखंडों से मिलकर बना सरल बंद वक्र अगर बच्चों में इसकी परिभाषा की बात करूं तो इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं। हमने लिखा है कि केवल रेखाखंडों से मिलकर बना सरल बंद वक्र। सरल बंद वक्र कैसा होगा, इसमें एक बिंदु से स्टार्ट हुए और घूम फिर के वापस वहीं पर आ गए, वो कैसा वक्र होगा, सरल बंद वक्र। लेकिन इसमें एक शर्त और दे दी, केवल रेखाखंडों से मिलकर। रेखाखंड मतलब वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रेखाखंड होता है बच्चों। जैसे यहां से मैं यहां तक गया, ये क्या हो गया, एक रेखाखंड। यहां से मैं यहां तक गया, ये क्या हो गया कि रेखाखंड में ऐसे गया कैसे भी गया। लेकिन इसमें क्या होगी, सरल रेखाएं होगी, यानी कि सीधी सीधी रेखाएं होगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, केवल सरल रेखाएं होंगी। तो केवल रेखाखंडों से मिलकर बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। जैसे बहुभुज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया बहुभुज का, ये क्या है बच्चों, एक बहुभुज है। इसमें रेखाखंड है ना, पहला रेखाखंड मैंने ये खींचा, दूसरा ये खींचा, तीसरा ये खींचा और चौथा ये खींचा, और चारों मिलकर कैसा वक्र बना रहे हैं, बंद वक्र बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं, बंद वक्र बना रहे हैं। अगर बंद वक्र बना रहे हैं और रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है तो क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। अब बहुभुज में हमें भुजाओं के आधार पर उसको नाम दे देते हैं। अगर 3 भुजाएं हैं तो क्या नाम देंगे, त्रिभुज। अगर 4 भुजाएं हैं तो क्या नाम देंगे, चतुर्भुज। और अगर 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज। ऐसे करके हम जितनी भुजाएं जीत जाएंगे उसका अंक आगे जोड़कर आगे भुज लगाते जाएंगे। जैसे 8 भुजाओं से अष्टभुज, 10 भुजाओं से 10 भुज। और अगर n हमारे पास भुजाएं हैं तो क्या हो जाएगा, n भुज। क्या हो जाएगा, n भुज। तो अब हम बहुभुज के प्रकार देखते हैं। बच्चों बहुभुज के अगर हम अन्य उदाहरणों की बात करें तो अन्य उदाहरणों में हम देखते हैं बच्चों, जैसे एक बहुभुज ये भी है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, और ये कैसा वक्र है, सरल बंद वक्र है, तो ये क्या होगा, बहुभुज होगा। और यहाँ पे 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं मिलकर एक बंद वक्र बना रही है, तो ये कैसा बहुभुज होगा, इसको हम बहुभुज या चतुर्भुज बोलेंगे। कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4, 4 भुजाओं होने का क्या बोलेंगे, इसको चतुर्भुज बोलेंगे। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर इसमें 5 भुजाएं हैं और ये सरल बंद वक्र बना रही है तो इसको क्या कहेंगे, पंचभुज कहेंगे। ये तो हो गया त्रिभुज, ये हो गया चतुर्भुज, और ये हो गया पंचभुज। अब बच्चों हमारे पास सरल रेखाएं तो है, उसमें एक आध बंद वक्र भी है, लेकिन फिर भी वो बहुभुज होगा या नहीं इसका हम पता लगाते हैं। जैसे हमारे पास अन्य उदाहरणों में एक उदाहरण था ये वाला, इसमें क्या कर दिया, ऊपर तो एक बहुभुज बना दिया, लेकिन नीचे दूसरा वाला जो बहुभुज वो क्या है, खुला है, और खुला होने के कारण वो बहुभुज
नहीं हो सकता। बहुभुज माने वो सरल बंद वक्र नहीं हो सकता। अगर वो सरल बंद वक्र नहीं होगा तो वो क्या बहुभुज कहलाएगा? वो बहुभुज नहीं कहलाएगा। ऐसा ही बच्चों हमारे पास यहाँ पे है, अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये एक बहुभुज है, इसको काउंट किया तो ये एक बहुभुज है, इसको काउंट किया तो ये एक बहुभुज है। लेकिन अगर मैं इस पूरे चित्र को देखूं तो क्या ये एक बहुभुज है? ये एक बहुभुज नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये दोनों भुजाएं हैं, ये क्या कर रही हैं? आगे खुली हुई है, इनका मुंह खुला हुआ है ना। अगर मैं इन भुजाओं की बात करूं तो इन भुजाओं का मुंह भी क्या हुआ है? खुला हुआ है। अगर ये चारों तरफ से बंद हो, जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे होके ऐसे होती, तो फिर क्या ये एक बंद वक्र हो सकता था? हाँ। बिल्कुल हो सकता था। वेरी गुड बच्चों। तीसरा हमारे पास जो उदाहरण है जो सरल बंद वक्र नहीं है, बच्चों हम यहां से स्टार्ट होके घूम फिर के और यहां पर आ गए, ठीक है। ये चित्र हमने बना दिया, तो क्या ये एक बहुभुज होगा? ये बहुभुज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बंद वक्र नहीं है। अगर ये बंद होता तो क्या होता? ये बहुभुज होता। अब देखते हैं बच्चों हम बहुभुजों का वर्गीकरण। बहुभुजों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? बहुभुजों का वर्गीकरण, इधर तो क्या लिखेंगे? भुजाओं की संख्या। क्या लिखेंगे? भुजाओं की संख्या। हम एक नाम से और बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? शीर्षों की भुजाओं की संख्या या शीर्षों की भुजा शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण तो आर्म होता है और शीर्षों का होता है वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स। ये और ये होता है आर्म, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या या शीर्षों की संख्या। आगे इसका क्या है? क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। और इधर क्या होगा हमारे पास? नमूना। क्या होगा? मॉडल, यानी कि आकृति की आकृति कैसी होती है। अगर मान लो, क्या माने साहब, क्या मान ले इसे, अगर मान लो मैं सरल वक्र में क्या करता हूं? दो भुजाएं लेता हूं, दो भुजाएं ली मैंने, तो दो भुजाओं से आप कोई भी त्रिभुज, चतुर्भुज या बंद आप वक्र बना सकते हो क्या? बच्चों दो भुजाएं हैं, एक ये और एक ये, क्या मैं इससे बंद वक्र बना सकता हूं? कभी नहीं बना सकता। तो दो जो भुजाएं होंगी वो बहुभुज में, या वो बहुभुज में काउंट नहीं होगी। अगर केवल दो ही भुजाएं हैं किसी चित्र में, किसी वक्र में दो ही भुजाएं हैं, तो वो क्या बहुभुज में काउंट होगी? नहीं होगी। तो कहां से शुरुआत करेंगे? तीन भुजाओं से। किन से? तीन। अगर भुजाओं की संख्या तीन है या शीर्षों की संख्या तीन है, तो क्या वो एक बहुभुज होगा? हाँ। अगर तीन भुजाएं हैं और इनको मैं ऐसे जोड़ रखा हूं, तो क्या ये एक बहुभुज होगा? हाँ। बिल्कुल होगा, क्योंकि पहली बात तो इसमें तीन रेखाखंड है और दूसरी बात ये बंद है, तो इस वजह से क्या होगा? ये बहुभुज होगा। तो इसमें इसको नाम क्या देंगे? कितनी भुजाएं हैं इसमें? त्रिभुज। कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं, इसलिए इसको नाम क्या देंगे? त्रिभुज। अगर भुजाओं या शीर्षों की संख्या चार है, भुजाओं या शीर्षों की संख्या चार है, ये मैंने एक चित्र बनाया ऐसे, भुजाएं कितनी है? गिनो देंगे, एक, दो, तीन और चार। चार भुजाएं हैं। और शीर्षों की संख्या भी कितनी है? एक, दो, तीन और चार। शीर्षों का मतलब बच्चों जो जहां पे दो भुजाएं आकर मिल रही है, जो बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है वो क्या होता है उसके लिए? ये क्या है इसके लिए? ये दो भुजाएं आकर कहां मिल रही है? एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों का जो मिलन केंद्र है वो क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। तो इसको क्या नाम देंगे? चतुर्भुज। अगर भुजाओं की संख्या हमारे पास पांच हो, कितनी हो? पांच हो, तो नाम क्या देंगे उसको? पंचभुज। और चित्र कैसा बनाएंगे? सरल बंद वक्र बनाएंगे। बन गया? कितनी भुजाएं हैं? एक, दो, तीन, चार और पांच। कितनी भुजाएं हैं? पांच। और शीर्ष कितने हैं? पांच। इसलिए मैंने कहा कि भुजाओं की संख्या शीर्षों की संख्या पे ही वो डिपेंड करेगा। या तो आप शीर्ष गिन लेना या आप भुजाएं गिन लेना। सबसे पहले तो ये देखना कि वो बंद वक्र है या नहीं है। अगर बंद वक्र है तो हो सकता है वो क्या है? बहुभुज है। लेकिन बहुभुज है तो कौन सा बहुभुज है? त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। अगर भुजाओं की संख्या कितनी है? n है। कितनी है? n है। तो क्या नाम देंगे उसको?
एन भुज क्या नाम देंगे? एन भुज। 3 4 5 इसके बाद में 6 भुजाएं हैं तो क्या बोलेंगे उसको? षटभुज। क्या बोलेंगे? षटभुज। 7 भुजाएं हैं तो सप्तभुज। 8 भुजाएं हैं तो अष्टभुज। 9 भुजाएं हैं तो नवभुज और 10 भुजाएं हैं तो दशभुज। ठीक है, तो बच्चों ये बहुभुज को क्या था? वर्गीकरण था। स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों मेरे पास क्या था? एक चतुर्भुज था। क्या था? चतुर्भुज था। ये रहा साहब मेरे पास एक चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। अब मुझे क्या बैठे बैठे क्या आ रहा था? ओदू। क्या आ रहा था? शरारत करनी थी मुझे। मेरे पास क्या था? ये चतुर्भुज था। तो मैंने क्या लिया? एक धागा लिया। क्या लिया? एक धागा लिया और उस धागे को इस कॉर्नर पे बांध दिया। क्या कर दिया? इस कॉर्नर पे बांध दिया। कील ठोक के। क्या ठोक के? कील ठोक के धागे को बांध दिया। अब मैं उस धागे को यहां से, मुझे क्या है बैठे बैठे शरारत आ रही थी, तो मैं क्या करना चाहता था? इस धागे को इस कॉर्नर तक ले जाना चाहता था। तो मैं क्या करा? इस धागे को इधर बांध के और यहां से खींच के बिल्कुल तान के और यहां तक ले गया। यहां तक ले गया। अब इस धागे ने क्या किया? इन दोनों को इस धागे ने क्या किया? इस चतुर्भुज को दो भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में कर दिया डिवाइड? दो भागों में। एक भाग तो ये हो गया रे, ये वाला है ना। मान लो जैसे मैं इसका नाम ABCD रखता हूं। क्या नाम है इसका? ABCD। तो एक भाग तो कौन सा हो गया? A B और C, और दूसरा भाग कौन सा हो गया? B C और D। तो इसने क्या किया? इस चतुर्भुज को दो भागों में तोड़ दिया। दो भागों में तोड़ दिया। जिसने इस रेखा को अब हम क्या कहेंगे? तो इस रेखा को हम क्या नाम दे सकते हैं? जिसने चतुर्भुज को दो भागों में तोड़ दिया उस रेखा को हम क्या नाम दे सकते हैं? क्या नाम दे सकते हैं? विकर्ण। क्या नाम दे सकते हैं? विकर्ण। डायगोनल। क्या दे सकते हैं? डायगोनल। ठीक है, विकर्ण। अब अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें कि विकर्ण क्या होता है, अगर कोई ऐसी रेखा हो जो किसी बहुभुज के दो शीर्षों को आपस में मिलाती हो, क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। हमारे पास दो शीर्ष थे, एक ये शीर्ष और एक ये शीर्ष। तो क्या किया मैंने? एक सरल रेखा खींची, एक धागा बांध दिया और इस शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिला दिया। तो वो क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। इधर से इधर तक भी हो सकता था ना विकर्ण? हो सकता था ना। तो ये भी ध्यान रखना कि इसमें कितने विकर्ण बन सकते हैं? दो विकर्ण बन सकते हैं। अब इसमें बच्चों एक कंडीशन साथ में एक और है। विकर्ण कौन सी भुजाओं पर नहीं बनेगा? विकर्ण आसन्न भुजाओं पर नहीं बनेगा। कौन सी भुजाओं पर नहीं बनेगा? आसन्न भुजाओं पर नहीं बनेगा। अब आसन्न भुजाएं कौन सी है? आसन्न भुजाएं कौन सी है बताओ देखिए। आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं वे भुजाएं हैं जो किसी एक ही शीर्ष से निकल रही होती है। जैसे एक ये और एक ये। बच्चों विकर्ण कभी भी आसन्न शीर्षों पर नहीं बनेगा। कहां नहीं बनेगा? आसन्न शीर्षों पर नहीं बनेगा। जैसे मेरे पास ये एक सरल रेखा है, तो ये दोनों क्या है? शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। लेकिन ये किस भुजा पर है? एक ही भुजा पर है। अगर एक ही भुजा पर है तो ये दोनों कौन से शीर्ष कहलाएंगे? आसन्न शीर्ष। आसन्न मतलब जिनका आसन एक ही जगह लगा हुआ हो, पैर की तरफ दूसरा और सिर की तरफ दूसरा। तो क्या कहेंगे इसको? आसन्न शीर्ष। क्या कहेंगे? आसन्न शीर्ष कहेंगे इसको। कैसे पता लगा आसन्न शीर्ष? क्योंकि दोनों किस पे है? शीर्ष एक ही भुजा पे। अगर एक ही भुजा के दो शीर्ष हैं तो उनपे कभी भी विकर्ण नहीं बनेगा। विकर्ण बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। अगर एक ही भुजा के दो शीर्ष हैं तो उनपे कभी भी विकर्ण नहीं बनेगा। तो ये बच्चों आपको चीज याद रखनी है। तो विकर्ण आप वही बनाना जहां पर आसन्न शीर्ष नहीं हो। जैसे अगर मान लो ये शीर्ष और ये शीर्ष, इन दोनों के मध्य कोई विकर्ण बन सकता है क्या? सी और डी के मध्य कभी भी नहीं बन सकता। सिर्फ और सिर्फ किस पे बन सकता है? आसन्न शीर्ष के अलावा जितने भी शीर्ष होंगे उनके साथ वो विकर्ण बना सकता है। इसके लिए ये भुजा है जैसे ये दोनों शीर्ष है,
तो इसके लिए ये एक ही तो भुजा रहेगी ना ये, तो क्या इन दोनों के बीच में विकर्ण बन सकता है? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना? नहीं। ठीक है। तो आगे बच्चों, अगर आपको विकर्ण सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक घर का उदाहरण लेते हैं। दीपावली तो सब मनाते हैं ना, तो वो सांटे भी लाते होंगे। अरे ये नहीं सांटे भी लाते होंगे, क्या लाते होंगे? गन्ने, गन्ने लेके आते हो ना आप। अब हमने तो देखा है, अधिकतर यही होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो जो गन्ना होता है ना, वो इतना लंबा होता है कि अगर उसको हम कमरे में सीधा खड़ा करें ना एक दीवार की तरफ, तो खड़ा नहीं रह पाता है। तो उसके लिए कभी कभी हम क्या करते हैं, कमरे में ले तो आते हैं गन्ने को, और गन्ने को क्या करते हैं, एक कॉर्नर से स्टार्ट किया और दूसरे कॉर्नर तक नीचे लगा दिया रूम में, मतलब क्या कर दिया, तिरछा कर दिया। तो वो एक सिर से दूसरे सिर की तरफ मिलान कर रहा है, तो वो उस कमरे के लिए क्या हो गया, क्या हो गया? विकर्ण हो गया। क्या हो गया? विकर्ण हो गया, डायगोनल। समझ में आया? तो ऐसा होता है विकर्ण, इधर से इधर यहां तक और यहां से यहां तक। आगे ठीक है बच्चों, हमारे पास एक चित्र और ये है ऐसे। अब बच्चों ये क्या है, एक बहुभुज है। क्या है? बहुभुज है। कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 और 4, तो क्या हो गया ये? चतुर्भुज। जिसमें 4 भुजाएं वो क्या हो गया? चतुर्भुज। अभी बताया था ना मैंने आपको। तो अब क्या करेंगे, मुझे आप एक चीज बता सकते हो, इसमें विकर्ण कहां पे खींचूंगा? बताओ कहां पे खींचूंगा? विकर्ण बच्चों में इसमें कहां पे खींचूंगा? बताओ, देखिए कहां खींचूंगा? नीचे। जैसे मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी और क्या नाम है इसका? ए बी सी डी। अगर अब मैं इसमें विकर्ण खींचना चाहूं तो मुझे विकर्ण कहां खींचना पड़ेगा? अगर मैं कहूं कि मैं यहां से यहां तक विकर्ण खींचूंगा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आसन्न शीर्ष है तो विकर्ण नहीं खींच सकते हैं। बी से सी तक खींचने की कोशिश करूंगा तो वहां भी नहीं खींचेगा, क्योंकि आसन्न शीर्ष से, आसन्न शीर्ष मतलब एक ही भुजा पर जो दोनों अलग अलग शीर्ष है ना, उन पे कभी भी विकर्ण नहीं बनेगा। तो ए को सी से मिला दूं क्या? हाँ। ये विकर्ण बन सकता है क्या? हाँ। बन सकता है ना? एक तो इसमें ये विकर्ण बन सकता है, ए से सी वाला विकर्ण, ए सी। दूसरा विकर्ण भी कोई बन सकता है क्या बच्चों? दूसरा विकर्ण भी बन सकता है क्या इस चित्र में? बताओ देखिए। जी सर। कौन सा बन सकता है? डी को बी से मिलाएंगे। डी को बी से मिला दूं क्या? लोरे मिला दिया। वेरी गुड, सभी बच्चे इसके लिए तालियां बजाएंगे। तो बी को किससे मिला दिया? डी से मिला दिया। तो कैसा दूसरा विकर्ण प्राप्त हो गया ना? दूसरा विकर्ण कौन सा है? बी डी। अब है मजे वाली बात। क्या है मजे वाली बात? अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज यहां हो गए होंगे कि सर पहले जो आपने चित्र बनाया था चतुर्भुज वाला, कैसा बनाया था? ये वाला। इसमें तो क्या हुआ था, जो विकर्ण थे ना वो किसके अंदर थे? चतुर्भुज के अंदर की तरफ थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो सर आप गेम खेल गए मेरे साथ। यहाँ तो विकर्ण कहाँ बन रहा है? बाहर की तरफ बन रहा है। तो सर ये भी अलग है और ये भी अलग, तो इनका कोई तो नाम होगा ही। भाई आपने सर विकर्ण तो बता दिया कि इसमें भी विकर्ण है और इसमें भी विकर्ण है। इसमें तो अंदर की तरफ बन रहे हैं और इसमें कहां बन रहे हैं? बाहर की तरफ। तो बच्चों आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपके साथ झोल बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं अब आपको बताऊंगा यहाँ पे कि इन दोनों में क्या अंतर है, और अगर ये बहुभुज होगा तो वो कौन सा होगा और ये बहुभुज होगा तो वो कौन सा होगा। सिर्फ किसके कारण? विकर्ण के कारण, क्योंकि एक में तो विकर्ण अंदर बन रहे हैं और एक में विकर्ण बाहर बन रहे हैं। तो अगर अंदर विकर्ण बनते हैं तो उसका नाम अलग होगा उस बहुभुज का, और अगर बाहर विकर्ण बन रहे हैं तो उस बहुभुज का नाम अलग होगा। तो आओ जानकारी लेते हैं कि कौन सा बहुभुज किस नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों दो प्रकार के बहुभुज होते हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। किसके आधार पर? विकर्णों के आधार पर। किसके आधार पर होते हैं? विकर्णों के आधार पर बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। अगर अंदर विकर्ण बन रहा है तो वो कैसा बहुभुज होगा? तो बच्चों बहुभुज दो प्रकार के होंगे विकर्णों के आधार पर, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अगर विकर्ण अंदर बने तो कैसा बहुभुज होगा? उत्तल बहुभुज। और अगर विकर्ण बाहर बने तो कैसा बहुभुज होगा? अवतल बहुभुज। जैसे मेरे पास ये एक
पंचभुज है। पंचभुज कैसे? क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 और 5। 5 भुजाएं होने के कारण मैं इसको क्या बोलूंगा? पंचभुज बोलूंगा। तो पंचभुज में अगर मैं यहाँ विकर्ण खींचूं, मैंने ए को पकड़ा, ए शीर्ष को पकड़ा, तो बच्चों मैंने क्या किया? ए शीर्ष को पकड़ लिया। क्या किया? ए शीर्ष को पकड़ लिया और मैंने कहा कि भाई साहब विकर्ण खींच देने तेरे को गोली मारेंगे। क्या करेंगे? विकर्ण खींच देने तेरे को गोली मारेंगे। तो ए सोच रहा है बी के पास चला जाऊं क्या, लेकिन ये तो क्या रह गया? आसन्न शीर्ष रह गया, क्योंकि क्या है? एक ही भुजा है। तो क्या इसमें ये विकर्ण खींच सकता है क्या? नहीं खींच सकता। किधर चलेंगे? सी के पास चलते हैं, वही कर सकता है हमारा जुगाड़ कुछ। ये ए गया सी के पास हेलीकॉप्टर से उड़ के। कैसे? हेलीकॉप्टर से उड़ के। तो क्या ए ने सी पर विकर्ण डाल दिया है? बिल्कुल डाल दिया। क्या विकर्ण मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा। क्या विकर्ण अंदर है या बाहर है? अंदर है, बाहर नहीं है। फिर हमने ए शीर्ष को पकड़ा, फिर इसको बोला कि एक विकर्ण से पार नहीं पड़ेगी, दूसरा विकर्ण और डाल। फिर ये क्या करता है? डी के पास चला जाता है। बनेगा क्या विकर्ण ऐसा? बिल्कुल बनेगा। अब अगर ये विकर्ण ए के साथ मान्य हो रहा है तो सी के साथ भी मान्य होगा। अगर ए के साथ मान्य हो रहा है तो डी के साथ भी मान्य होगा। ये दोनों के विकर्ण कहलाएंगे। अगर मैं बोलूं कि एडी, एडी क्या है? विकर्ण है, इसको डीए भी बोल सकते हैं। फिर हम किसके पास गए? बी के पास में। और बी को मैंने बोला रे तेरे को भी गोली डाल तेरी छाती में गोली डाल देंगे, एक काम कर विकर्ण खींच चुपचाप। तो बी गया सी के पास। यार इससे तो नहीं मिला सकता मैं विकर्ण, क्योंकि ये तो आसन्न शीर्ष रह गया। डी के पास चलते हैं। गया डी के पास और ई के पास भी गया, 2 विकर्ण खींच दिए, खींच दिए। सी के पास गया तो सी ने बोला साहब मेरे पास तो पहले ही जितने विकर्ण थे उनमें से एक तो मैंने एक को दे दिया है और मैं सिर्फ एक विकर्ण और खींच सकता हूँ। किसके साथ? ई के साथ खींच सकता हूँ। क्या? सिर्फ मैं ई के साथ खींच सकता हूँ। फिर मैं गया डी के पास। डी ने बोला साहब आपने पहले जितने विकर्ण थे मेरे से तो ले लिए, अब मेरी पार नहीं पड़ेगी, चाहे से गोली से उड़ा दो। तो डी को क्या किया? गोली से उड़ा दिया। उड़ा दिया? अरे उड़ाया नहीं, बचा दिया, इसलिए किसने विकर्ण दे दिए थे। एक तो डी ए विकर्ण दे दिया और एक डी बी विकर्ण दे दिया। तो सारे के सारे विकर्ण कहाँ बन रहे हैं? पंचभुज के अंदर बन रहे हैं। अगर पंचभुज के अंदर ही विकर्ण बन रहे हैं सारे, तो कैसा बहुभुज हो जाएगा? उत्तल बहुभुज। और इस उत्तल बहुभुज को नाम क्या दे सकते हैं? उत्तल पंचभुज। क्या दे सकते हैं? उत्तल पंचभुज। क्यों? क्योंकि कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं, इसलिए क्या नाम दिया? पंचभुज। और कौन सा? उत्तल। उत्तल क्यों नाम दिया? क्योंकि विकर्ण सारे अंदर की तरफ है। आगे बढ़ते हैं अवतल बहुभुज की तरफ। अवतल बहुभुज का अंग्रेजी रूपांतरण है कॉन्वेक्स पॉलीगोन। क्या है? सॉरी कॉनकेव पॉलीगोन। क्या है? कॉनकेव पॉलीगोन। अगर विकर्ण बाहर की तरफ बने, अगर विकर्ण बाहर की तरफ बने तो क्या होगा? कौन सा बहुभुज बनेगा? अवतल बहुभुज बनेगा। कैसे? मैं गया ए के पास, मैंने एक बोला रे विकर्ण डाल, नहीं तो उड़ेगा। तो ए के पास में गया, ए ने बोला कि साहब बी से तो विकर्ण डाल नहीं सकता, सी डी से भी नहीं डाल सकता, सी के पास विकर्ण डाल देंगे हम। तो ए ने क्या किया? सी के पास विकर्ण डाल दिया। ठीक है, ए के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन खत्म हो गए हैं, ये विकर्ण नहीं डाल पाएगा। अब हम बी के पास गए, बी बोला कि साहब सी से तो नहीं पड़ पाएगी पार, क्योंकि सी तो मेरा आसन्न शीर्ष रह गया, तो मैं एक काम करता हूँ डी से मेल मिलाप कर लेता हूँ। तो इसने क्या किया? डी से मेल मिलाप कर दिया। अब ऊपर गए सी के पास, तो सी ने बोला साहब मेरे पास तो एक ही विकर्ण था जो ये ले गया है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। डी के पास गए, वो बोला कि साहब कितना विकर्ण खिंचवाओगे? एक ही था, बी को दे दिया मैंने। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे विकर्ण हो गया। अब इस बहुभुज में ये एक बहुभुज है। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाएं हैं तो क्या नाम देंगे इसको? चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में क्या है? एक विकर्ण तो अंदर की तरफ बन गया, ठीक है, अंदर की तरफ बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा विकर्ण वो कहाँ बन रहा है? चित्र के बाहर बन रहा है। अगर चित्र के बाहर विकर्ण बन रहा है तो वो कैसा बहुभुज होगा? अवतल बहुभुज होगा। और अगर ये चतुर्भुज है तो वो कौन सा चतुर्भुज होगा? अवतल चतुर्भुज होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों 2 शब्द है हमारे पास। क्या क्या शब्द है? एक तो है अभ्यंतर। क्या है? अभ्यंतर। और एक क्या है? बहिर्भाग।
क्या है? बहिर्भाग। एक शब्द है अभ्यंतर और ये शब्द क्या है? बहिर्भाग। अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है बच्चों? ये दोनों शब्द मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमारे पास चतुर्भुज वाले इस 30वीं अध्याय में काम में आए। अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर की तरफ या अंदर की जगह, ठीक है। और बहिर्भाग का अर्थ क्या होता है? बाहरी भाग या बाहर की जगह। अब ये दोनों काम कहाँ आएंगे? सर आपने तो हमें पागल बना दिए, ये काम कहाँ आएंगे? इस प्रश्नावली में काम आएंगे बेटा। कहाँ काम आएंगे? मान लो मेरे पास ये एक चित्र है, मेरे पास दो एक ही प्रकार के चित्र है, वो थोड़ा सा छोटा बन गया है तो देख लेना अपने हिसाब से, तो ठीक है ना। तो मेरे पास एक ही प्रकार के दो चित्र है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस चित्र में मुझे, इस चित्र में मुझे अभ्यंतर भाग बताओ। कौन सा? अभ्यंतर भाग बताओ। तो कैसे बताओगे? अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ, यानी कि आप मुझे बताओगे कि सर इसके जो अंदर वाला ये भाग है ना, ये क्या है? अभ्यंतर है। क्या है? अभ्यंतर है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बहिर्भाग क्या है, तो बहिर्भाग क्या होगा? इसके बाहर की तरफ जो भी जितना भी भाग है, ये जो भाग है ना इसके बाहर की तरफ। अब अंदर वाले भाग को नहीं गिनेंगे हम, क्या करेंगे? बाहर वाले पोर्शन को देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ जितना बाहरी भाग है इसका, ये पूरा बोर्ड मान लो, दीवार मान लो, ये सब क्या है? इसके बाहर है। तो इसके लिए क्या हो गया? बहिर्भाग। क्या हो गया? बहिर्भाग या बाहरी भाग। ये दोनों इसलिए बताए हैं क्योंकि चतुर्भुजों में अभ्यंतर और बहिर्भाग दोनों होते हैं, तो ये दोनों आपको काम में आएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। साथ में ऐसे भी कह सकते हैं कि अभ्यंतर की क्या होती है? एक परिसीमा होती है। क्या होती है? परिसीमा का अर्थ क्या होता है? जिसके चारों तरफ सीमा हो। परि का मतलब चारों तरफ, और सीमा मतलब एक हद, एक सरहद या एक क्षेत्र। जिसके बाहर क्या हो? एक क्षेत्र हो। वो क्या है? क्षेत्र के अंदर ही निर्धारित सारी चीजें। क्या है? क्षेत्र के अंदर निर्धारित सारी चीजें, वो क्या कहलाता है? अभ्यंतर। बच्चों बहुभुज के एक और प्रकार में हमारे पास दो चीजें और बची हुई हैं। क्या क्या बची हुई हैं? एक तो समबाहुभुज, और एक क्या है? विषमबाहुभुज। तो कोई बता सकता है समबाहुभुज और विषमबाहुभुज में क्या मुख्य अंतर है? समबाहुभुज में तो सभी भुजाएं समान होती है और विषमबाहुभुज में असमान होती है। बिल्कुल बच्चों, आपने एक कंडीशन, एक शर्त तो बिल्कुल सही बताई है कि समबाहुभुज में क्या होगा? सभी भुजाएं क्या होंगी? समान रूप से होंगी या समान होंगे, उनका मान एक जैसा ही होगा, ठीक है। और विषम बहुभुज में क्या होगा? सभी भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होगी, सभी का मान अलग अलग होगा। जैसे मैंने एक त्रिभुज लिया, यहाँ पे लिया, ठीक है। इस भुजा का मान 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। अगर तीनों भुजाएं समान ही हैं, उनका मान 3 सेंटीमीटर ही है तीनों भुजाओं का, तो वो क्या कहलाएगा? एक समबाहुभुज। क्या कहलाएगा? समबाहुभुज। इसको आप समबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? समबाहु त्रिभुज। क्योंकि बहुभुज ने हमें अभी बताया था कि अगर मेरे अंदर भुजाएं 3 हो तो मैं क्या कहलाऊंगा? त्रिभुज कहलाऊंगा। अगर मेरे अंदर भुजाएं 4 हो तो मैं क्या कहलाऊंगा? चतुर्भुज कहलाऊंगा। अगर भुजाएं मेरे अंदर 10 है तो मैं क्या कहलाऊंगा? दशभुज कहलाऊंगा। इधर 3 भुजाएं हैं तो ये त्रिभुज हो गया। अगर त्रिभुज हो गया और इसमें तीनों भुजाएं कैसी हैं? समान है, तो ये क्या कहलाएगा? समत्रिभुज या समबाहुभुज। आप दोनों नाम से इसे पुकार सकते हो। इधर बच्चों हमारे पास एक चित्र ऐसा था, इस भुजा का मान 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो अगर किसी बहुभुज में तीनों भुजाओं का मान अलग अलग होगा तो वो कैसा बहुभुज कहलाएगा? विषम बहुभुज कहलाएगा। लेकिन एक शर्त और है इसके अलावा। समबाहुभुज में हमने देखा अगर सभी भुजाएं समान हो, विषम बहुभुज में अगर भुजाएं असमान हो। लेकिन एक शर्त और है, वो शर्त क्या है?
वो समबाहुभुज तभी कहलाएगा जब उसमें कोण जितने भी दिए हुए हैं उनका मान भी क्या होगा, बराबर होगा, तब वो क्या कहलाएंगे, समबाहुभुज कहलाएंगे। अगर इस कोण का मान 60 डिग्री है तो इसका मान भी 60 डिग्री होगा, इसका मान भी, तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180। तब तो वो, हाँ, तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, तीनों कोणों का मान कितना है, 60 डिग्री। तो अब ये हमारे पास इसकी क्या थी, दूसरी शर्त थी, उसमें हमें दिया कोणों का मान भी, कोणों का मान भी समान होना चाहिए। तो विषम बहुभुज में इसका विपरीत होगा बिल्कुल। क्या कोणों का मान बराबर हो सकता है? अगर भुजाएं ही बराबर नहीं है, भुजाएं ही असमान है, तो क्या कोण बराबर हो सकते हैं? नहीं। अतः कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं होंगे, सभी कोण, है ना, सभी कोण बराबर नहीं होंगे। ऐसे हो सकता है कि एक या दो कोण तो बराबर हो जाए, लेकिन कोई सा एक कोण अलग होगा। ये मान क्या ले सकते, तो एक वर्ग क्या ले सकते हैं, वर्ग। इसमें क्या ले सकते हैं बच्चों, समबाहुभुज में है कि वर्ग। और इधर मान लो जैसे मैंने बना दिया ये वाला एक पंचभुज बना दिया, तो ये भी समबाहुभुज कहलाएगा ना, क्योंकि इसमें कोण सब अलग अलग होंगे। हो सकते हैं इसमें कोण समान भी हो जाए, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें कोण अलग अलग ही रखेंगे और भुजाओं का मान भी अलग अलग ही रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ और उदाहरण है समबाहुभुज के और विषमबाहुभुज के, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, अगला हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली एक्सरसाइज जो 3 है उसका 3.1 हम शुरू करेंगे और आगे सवाल पे हमें कल बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।